In the given figure, OP is equal to diameter of the circle. मैंने सुना भी नहीं। In the given figure, OP is equal to diameter of the circle. OP is equal to diameter of the circle. Full stop. Prove that ABP is an equilateral triangle. सर मेरे को मैथ्स के डाउट है, आपको व्हाट्सएप पे भेज दे। कर दो। In the given figure, OP is equal to diameter of the circle. Full stop. Prove that ABP is an equilateral triangle. हमें ये प्रूव करना है कि ABP जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, we have to prove that ABP is an equilateral triangle। यहाँ पर दे रखा है O, इधर है A, B और B। Prove that ABP is an equilateral triangle। अब देखिएगा, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो ABP है ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हमें in the given figure OP is equal to diameter of the circle। ये जो OP है ये diameter के इक्वल है। OP is equal to diameter of the circle। OP is equal to diameter of the circle। Prove that ABP is an equilateral triangle। Triangle ABP is an triangle ABP is an equilateral triangle। मुझे प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABP है ये ट्रायंगल ABP एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
तो ये चीज प्रूव करनी है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल OAP यहाँ पर ये कहेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP। इसमें हम ये कहेंगे कि OA इज इक्वल टू OB। भाई OAP इसका रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो OA इज इक्वल टू OB। पहली चीज तो ये हो गई, OA इज इक्वल टू OB। उसके बाद हम ये कहेंगे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। रीजन में लिखना इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा करके लिखना एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे वैसे शायद इस एंगल की भी जरूरत नहीं पड़ती, ट्रिपल एस ही हो जाता है, क्योंकि ये PA और PB जो है ये टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम P। तो टेंजेंट फ्रॉम P ये हो गया PA इज इक्वल टू PB, ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम P। PA इज इक्वल टू PB। उसके बाद जो है ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, ये साइड यूज़ करा, ये एंगल यूज़ करा, ये साइड यूज़ करा। तो ये ना प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इक्वल है। इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स। जब इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे भाई SAS by SAS congruence criteria by SAS congruence criteria by SAS congruence criteria triangle OAP by SAS congruence criteria triangle OAP is equal to triangle OBP। ये हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए और साइड सारी की सारी इक्वल हैं ही। मुझे प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इससे और क्या प्रूव कर सकते हैं? चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना। एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, एक छोटी सी चीज इसमें दे रखी थी, उसकी हेल्प से ये हो जाता है। नोट कीजिएगा, इन ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करिए, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है। यहाँ से अच्छा एक चीज आई, ये जो हमने प्रूव करा है ना, एक मिनट रुकिए जरा, ये जो हमने प्रूव करा है, इस प्रूफ में एक चीज और देख लेंगे हम कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए। कैसे?
आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए पी का एंगल पी और ट्रायंगल ओ बी पी का एंगल पी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी ए is equal to angle OPB. Angle OPA is equal to angle OPB. ब्रैकेट में लिख देना बाई CPCT, बाई CPCT। तो is equal to x मान लो, से हमने ऐसा मान लिया is equal to x, ठीक है। और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों को x x मान लो। तो भाई ये वाला एंगल भी x हो गया और ये वाला एंगल भी x हो गया। अब कहिएगा इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, तो ट्रायंगल OAB जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं अगर इसकी बात करूं एंगल की, और मैं ये देखूं कि मुझे इसके सामने वाली साइड पता है, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो OP है ये 2r के इक्वल दे रखा है, उन्होंने दे रखा है OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा निकाल सकता हूँ। तो मैंने ये जो x है इसको क्या बोलेंगे, साइन x, साइन x साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब OA अपॉन OP। तो साइन x इज इक्वल टू OA, साइन x इज इक्वल टू OA अपॉन OP। साइन x इज इक्वल टू OA अपॉन OP। तो साइन x इज इक्वल टू OA कितना है, r के इक्वल, और OP कितना है, 2r के इक्वल। r अपॉन 2r, r से r कट गया, 1/2। साइन x इज इक्वल टू 1/2। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। जब x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा बड़ा एंगल है APB, therefore एंगल APB इज इक्वल टू x प्लस x, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल APB की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखेंगे एंगल APB हो गया हमारे पास 60 डिग्री के बराबर। उसके बाद मैं ये कहूँगा इन ट्रायंगल PAB, अब नोट करेंगे नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PAB, ये जो PAB ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अब हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल PAB, ये PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। तो इसका मतलब PA के सामने वाला एंगल मतलब ये PBA और PB के सामने वाला एंगल मतलब ये PAB इज इक्वल टू y। यहाँ कह दीजिए से, ऐसा हमने मान लिया कि y के इक्वल है, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB हो गया और ये y के इक्वल हो गया। तो भाई ये वाला जो एंगल है ये भी y और ये वाला जो एंगल है ये भी y। देयरफॉर एंगल PBA प्लस एंगल PAB और प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
और एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी बी। अब एंगल पी बी ए कितना है, वाई के इक्वल, एंगल पी ए बी ये भी वाई के इक्वल, और एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी तो हम निकाल ही चुके हैं 60 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 120 डिग्री, y is equal to 60 degree. Since all the angles of triangle PAB या ABP are of 60 degree each, so it is an equilateral triangle. So it is an equilateral triangle. और कौन सा था? सर उसके नीचे वाला है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? फर्स्ट एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर था ये वाला क्वेश्चन, बता दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जो वो एंगल बन रहा है APB, वो उसका हाफ होगा जो AOB है। AOB का हाफ होगा। यस सर। फिर उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये सिलेबस में नहीं है ना? मतलब वो वाला सोच रहे हो क्या कि एंगल सबटेंड जो ये बाहर एंगल जो बनता है वो उस वाले एंगल का हाफ होता है, ये भी तो सर होता है ना? हाँ, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। और जो एक और प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है ना, ऑफ एनी एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। तो वो लेकिन सर्कल के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल वाला ये नहीं कर सकते यूज़। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो 1 माइनस tan थीटा है, इधर 1 माइनस cot थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की जगह लिखेंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा की जगह लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो इधर आ गया cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन, अब ये जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इससे होगा क्या कि ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, जैसे प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस होता है ना, ऐसे ही प्लस डिवाइडेड बाई माइनस ये भी माइनस के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, ये माइनस लेने से फायदा ये हुआ, इधर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा, इधर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया है। तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा कट गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था। बताइए जी, समझ गए? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, विनायक, आर्यन, आदित्य। यस सर। आदित्य क्लियर है? आदित्य आवाज आ रही है मेरी? नहीं है? चलिए जी, और आप में से किसी ने डाउट भेजा था अपना व्हाट्सएप किया? ठीक है। हो गया, ये था, ये दे देना पीछे। दो मिनट रुकिए जरा।
चेक कर Question है in the given figure the line segment XY in the given figure the line segment XY is parallel segment XY is parallel to the side AC is parallel to the side AC of triangle ABC. And it divides the triangle into two parts. And it divides the triangle into two parts of equal areas. ये जैसे है ना ट्रायंगल टू पार्ट्स इन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, तो ये एरिया रेशियो थ्योरम वाला है, ये भी हटा दिया है, नहीं करना। ये 2017 का क्वेश्चन है, ये नहीं करना। ठीक है, आपको थ्योरम बता देता हूँ, कहो तो मैं फिगर भी बना दूंगा। थ्योरम जो है वो थ्योरम ये हुआ करती थी कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स वो साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हुआ करता था। तो साइड्स के स्क्वायर का रेशो जहाँ इक्वल हो जाए ऐसी कोई थ्योरम हमने नहीं करी है, सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, इसको नहीं करना है, छोड़ दो। अगला देखो क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD is perpendicular on BC. In the given figure, AD is perpendicular on BC and BD is equal to 1/3 CD.
BD is equal to 1/3 into CD. Prove that twice of AC square is equal to twice of AB square plus BC square. Twice of AC square is 2AC square is equal to 2AB square plus BC square. ये चीज प्रूव करनी है और फिगर ये दे रखी है। A B D C AD is perpendicular on BC and BD is equal to 1/3 of CD। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इसमें मुझे ये प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर चाहिए तो एक AB का स्क्वायर चाहिए और एक पूरा का पूरा BC का स्क्वायर चाहिए। ये चीज़ हमको चाहिए यहाँ पर। अच्छा, इसमें इन्होंने एक कंडीशन और दे रखी है कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ CD। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ CD। It implies that 3BD is equal to CD. 3 times of BD is equal to CD. So let BD is equal to X. Let BD is equal to X, then CD is equal to 3X. BD is equal to X, then CD is equal to 3X. Equation 1, equation 2 समझ में आ गया? ठीक है, तो BD जो है ये तो X हो गया और CD कितना हो गया? 3X हो गया। अब एक तो मेरे को इसमें अच्छा और भी कोई राइट एंगल दे रखा है, बस बीच वाले राइट एंगल है। And the given figure AD is perpendicular on BC and BD is equal to 1/3 CD। ठीक है, तो ये देखकर हमें ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये जो है ट्राइंगल ADB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। Apply Pythagoras theorem in triangle ADB Apply Pythagoras theorem in triangle ADB। तो ये जो triangle ADB है इसमें Pythagoras theorem अगर मैं लगा दूँ तो AB square is equal to AD square plus BD square। AB square is equal to AD square प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह लिख दीजिए X, तो X का स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले आओ। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, ये AD स्क्वायर की वैल्यू होगी
Now apply Pythagoras. Now apply Pythagoras theorem in triangle ADC. In triangle ADC, तो यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो AD स्क्वायर प्लस CD कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर is equal to AC square. तो AD square is equal to AC square minus 9x square. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हमारा AD स्क्वायर, ये भी AD स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 4 भी AD स्क्वायर के इक्वल है. तो मैं 3 और 4 को कंपेयर कर सकता हूँ, इक्वेट एक दूसरे के इक्वल कर सकता हूँ. तो कंपेयर इक्वेशन 3 and 4. तो AC square minus 9x square, AC square minus 9x square is equal to AB square minus x square. minus 9x square को उधर ले जाओ. AC square is equal to AB square plus 9x square minus x square. AC square is equal to AB square plus 8x स्क्वायर. यहाँ तक हो गया. अब जो प्रूव करना है उसमें इधर AC स्क्वायर मिल रहा है, इधर AB स्क्वायर मिल रहा है, इधर BC स्क्वायर मिल रहा है. तो ये AC स्क्वायर इधर मिल रहा है लेकिन उसके साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है. इधर AB स्क्वायर है, इसके साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स. Multiply by 2 on both sides. So 2AC square is equal to 2AB square plus 2 into 8x square. So 2AC square is equal to 2AB square और 2 8 होता है 16 plus 16x square. तो 2AC square is equal to 2AB square plus 16x square को क्या बोलेंगे 4x का होल स्क्वायर और 3x plus x 4x. 4x क्या हो गया BC, तो BC का स्क्वायर हो गया ये. समझ गए कि नहीं बताओ. 4x क्या है BC के इक्वल है ना पूरा. चलिए जी अगला देखते हैं. तुमने कल भेजा था. सर पहले वाला मत बताना, नीचे के दो. कौन सा इरेशनल वाला. नीचे के दो जोनों में. सर पहले एक रह रहा है. भाई साइड में ना मैं सीधा मार दिया. एक क्वेश्चन देखिएगा, हो जाना चाहिए था वैसे तुमसे. क्या वैसे हो जाना चाहिए था ये तुमसे. एक क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल्स का तो नहीं है, रियल नंबर का है. क्वेश्चन है द HCF of 408 and 1032 सर
The HCF of 408 and 1032 is expressible in the form is expressible in the form 1032M minus 2040. Full stop. Find the value of M. Find the value of M, small m. Full stop. Also find the LCM of also find the LCM of 408 and 1032. and 1032. The HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of this. ठीक है, तो क्या करना है 408 और 1032 का सबसे पहले तो HCF निकाल लो। HCF कितनी आसानी से निकलेगा, देखिए जैसे ये 408 है, 408 को अलग लिखो इसके प्राइम फैक्टर्स, और 1032 को अलग लिखो इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 204 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 102 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 51 हो गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 17 जा 51, और 17 एक प्राइम नंबर होता है तो 17 1 जा 17। फिर 2 से करेंगे 1032 को, 2 5 जा 10, कितना हो गया 516, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 258, फिर 2 से करेंगे तो 129, और 129 जो है 1 + 2 3, 3 + 9 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 43 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 43 1 जा 43। तो हमारे पास अब इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 408, इसको कैसे लिखूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 की पावर 1, ये हो गया। ऐसे ही 1032 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, और 17 इसके प्राइम फैक्टर्स में आ नहीं रहा, लिखेंगे 17 के पावर 0। और जोर से कर लो बात थोड़ी सी, सोचो मत के क्लास में बैठे। 17 की पावर 0 और इधर 43 है तो 43 की पावर 1 और इधर 43 की पावर 0। ऐसा आप क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये देखना होता है HCF में कि दोनों में जो सबसे छोटी छोटी पावर है वो यूज़ करी जाती है। तो HCF जरा देखिए 2 की पावर 3, इधर भी 2 की पावर 3, तो कुछ भी छोटा नहीं है, 2 की पावर 3 इक्वल है तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इक्वल है तो 3 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 छोटा क्या है 17 की पावर 0, 43 की पावर 0 और 43 की पावर 1 छोटा क्या है 43 की पावर 0। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 3 की पावर 1 इज 3, 2 की पावर 3 इज 8, 8 3 जा 24। HCF आ गया 24। वो कह रहे हैं कि इसका जो HCF है इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो M की वैल्यू निकालनी है। तो ये इन्होंने दे रखा है कि HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और कई बार क्वेश्चन पर 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 और 3 की पावर 1 क्या हो गया 3, 8 3 जा 24, ये तो 1 और 1 ही है। 17 की पावर 0 1, 43 की पावर 0 1। (1032M - 2040) पावर 0 तो सीधा 1 नहीं लिख सकते। हाँ सीधा 1 लिख लो भाई आपने क्या किया था 2 + ये इस वजह से बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 17 की पावर 1 ये लिख दिया हमने, ठीक। फिर जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 वाली जो टर्म्स है ना वो 2 के नीचे ही रहेगी,
ठीक है, 3 के नीचे 3 वाली टर्म, फिर 17 इसमें था नहीं, यहाँ 17 था तो यहाँ लिखेंगे 17 की पावर 0। इसमें 43 इसमें नहीं था पहले वाले में, तो 43 की पावर 0 इसमें था तो 43 की पावर 1। ऐसा क्यों लिखा है, आता हूँ मैं अभी उस पर। 1032m is equal to 24 plus 2040, ये कितना हो जाएगा 1032 1 जा 1032 2 जा, तो m की वैल्यू तो हो गई 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में ली जाती है बड़ी बड़ी पावर्स, तो एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 में कुछ भी बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो 2 की पावर 3। ऐसे 3 की पावर 1 3 की पावर 1 में बड़ा कुछ भी नहीं, तो 3 की पावर 1। 17 की पावर 0 और 17 की पावर 1 में बड़ा है 17 की पावर 1, तो यहाँ आएगा 17 की पावर 1। 43 की पावर 0 और 43 की पावर 1 में 43 की पावर 1, ये बड़ा है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 17 इंटू 43, तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 और 5 73 731, ठीक है। और ये जो 24 है इसको 2 इंटू 12 लिख लूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 1 37, 3 कैरी आ गया, 12 7 जा 84 और 3 87 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी 2 8 जा 16 और 1 साइन 1754, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया, बताइए क्लियर है? ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं।